नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये जो आप देख रहे हो ये है आपका मेंस फैक्ट डाटा। अच्छा, इससे संबंधित कुछ मैंने पॉइंट जो लिखे थे 3-4 पेज वुमेन के डाटा से संबंधित, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड किए थे और मैंने पूछा भी था कि आप रिएक्शन दें और बताएं कि ये इस तरीके से किया जाए। मुझे तो लगता था करना चाहिए और मैंने इसलिए लिख करके रखा और मैंने आपको सेंड करके पूछा, और मुझे लगता है कि आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। जनरल स्टडीज़ में बहुत सारा ये डाटा काम आएगा, इवन एसए में काम आएगा जिस तरीके से लिखा गया है। और बाकी मैं थोड़ा सा आज इस वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से यूज करना है। देखो, आंसर राइटिंग क्या है? आंसर राइटिंग है ना एक कला। जो शक्तिमान मैंने सीरीज चलाई थी उसमें क्या था, यही थी कि जैसे मम्मी होती हैं हमारी और खाना बनाती हैं, वो सेम आइटम होता है, मसाले वगैरह सेम रहते हैं, सब्जी वगैरह भी सेम रहेगी, लेकिन वो बनाती हैं, उनके हाथ में टेस्ट होता है, उनको आता है बनाना। हमारे जैसों को घुसा दो तो नहीं बनेगा अगर बनाना नहीं आता है हमको भाई। तो आंसर राइटिंग भी ऐसा ही है, और आंसर राइटिंग एक कला है, और कला है तो सीखी जा सकती है। और उसे सीखने में हम जानते हैं कि कितना गरम मसाला डालना है, ऊपर से कितना मक्खन डालना है, कितना धनिया डालना है, जिससे उसे और स्वादिष्ट बनाया जा सके। तो इसी प्रकार से जैसे खाना स्वादिष्ट और अच्छे से बनता है, वैसे ही आपका आंसर भी और बेहतर हो सकता है इस मेंस फैक्ट डाटा के साथ जो हम ये काम कर रहे हैं। इसका जब इस्तेमाल होगा कहीं जहाँ ज़रूरत हो, ज़्यादा ना किया जाए, है ना। किसी भी चीज़ की अति होती है। धनिया ज़्यादा डाल दोगे तो बेकार ही लगेगा, गरम मसाला ज़्यादा डाल दोगे तो बेकार ही लगेगा ना। स्वाद अनुसार डाला जाए हल्का सा, तो वैसे ही फैक्टो डाटा इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहले जो मैं आज कराऊंगा, जिसको मैं बताऊंगा आपको, ये वाला मैंने कंप्लीट किया था आज, और वो मैंने PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देख रहे होगे तो ये कितने टॉपिक में कवर हो जाएगा बताइए। 9 टॉपिक में मैंने देखा है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, पॉवर्टी एंड हंगर है। इस तरीके से मैं इसको, अब जैसे ये थोड़ा बड़ा बैठ गया सोशल जस्टिस वाला, बाकी इतने बड़े नहीं बैठेंगे, तो उस तरीके से आपके 4 से 5 वीडियो में ये लगभग कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी तो PDF है, PDF आप ले लेना और डाउनलोड कर लेना वहाँ से, वो डाटा आपके पास सेव रहेगा, पढ़ सकते हो आप। बाकी कैसे देखना है तो वो आप, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेंस डाटा फैक्ट्स। तो पहला टॉपिक मैंने उठाया था कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय, आप समाज में किसको न्याय दोगे भाई? न्याय उसको दिया जाता है जो दबा कुचला होता है, न्याय उसको दिया जाता है जिसके साथ अन्याय हुआ है। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय आप कौन से वर्ग को दोगे? तो आप उसमें ढूंढोगे कि वुमेन्स हैं, है ना, दिव्यांग हैं, SC ST हैं, अल्पसंख्यक वर्ग है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। ये क्या है? ये मार्जिनलाइज सेक्शन है। ये क्या है? हाशिए पर वर्ग है जो हमारा समाज का, उसको ही तो न्याय देना है। तो उसका पहला पॉइंट हमने उठा लिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा चलता है, वुमेन्स, महिलाएं। तो उनके जेंडर वेज गैप को देखा हमने डाटे में, जेंडर वेज गैप कितना है। तो रैंक दे दी, इंडिया रैंक कितनी है भारत की? 129, 140 देशों में। और किसका सोर्स आप यूज कर रहे हो वो भी लिख सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024, ठीक। महिलाओं को 34% कम भुगतान मिलता है पुरुषों से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है ये भी। तो जिसका आप डाटा यूज कर रहे हो उसे कोष्टक में डाल दीजिए, और जिससे संबंधित आप यूज कर रहे हो उसे लिख दो। महिलाओं को 34% कम भुगतान मिलता है पुरुषों से। भारत में महिलाओं की जो आय है पुरुषों की आय की कितनी है? 1/5, मतलब 1/5% है। 100 रुपये अगर आय है पुरुषों की, तो 20 रुपये किसकी है? महिलाओं की आय है। और ये कौन बोलता है? ये है ADP इंस्टीट्यूट 2021 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार, ठीक। वुमेन कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ द लोएस्ट वेज कैटेगरी, मतलब जितनी महिलाएं वर्किंग वुमेन हैं जो कमाती हैं, वो भी उसका, जैसे अगर 100 महिलाएं काम करती हैं, उसका 60 महिलाएं लोएस्ट वेज कैटेगरी में हैं, जिनको कम आय मिलती है, जिनका वेतन बहुत कम है। उनमें से कितनी महिलाएं हैं? 60% महिलाएं हैं जो महिलाएं वर्किंग हैं, उनमें से भी 60% लोएस्ट वेज कैटेगरी में हैं। और केवल 15% वुमेन हैं जो टॉप वेज अंडर हैं, जो बड़े बड़े पदों को संभाल रही होंगी, बोर्ड मेंबर, मैनेजर टाइप की होंगी, है ना। तो वो ओनली 15%, ठीक। तो ये कुछ डाटा देख लिया। अब अगले पॉइंट पे हम देख लेते हैं वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब कार्यस्थल पर महिलाएं, उनकी क्या पोजीशन है वो भी देख लेते हैं। कार्यस्थल कौन कौन से हो सकते हैं? आप सेक्टर वाइज इकोनॉमी में देखिए, प्राइमरी सेक्टर होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है। तो उसमें
प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर आता है तो एग्रीकल्चर में वो कितना वर्कफोर्स है उनकी काम कर रही है ना। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है, वहाँ कितना काम कर रही है, टर्सरी में कितना काम कर रही है, उस तरीके से हम डाटा देखेंगे सेक्टर वाइज। ठीक है, तो जैसे ऑक्सफार्म रिपोर्ट कहती है 95% से अधिक भारतीय कार्यरत महिलाएं जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं उसमें 95% से अधिक कौन है, इनफॉर्मल वर्कर हैं। और ये डाटा क्या कह रहा है, ILO का डाटा है ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि 95% से अधिक जो महिलाएं हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। अनौपचारिक 80% ऑफ ऑल इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन एग्रीकल्चर में जितनी भी एक्टिव वुमेन है इकोनॉमिकली रूप से उसकी 80% महिलाएं एग्रीकल्चर में संलग्न हैं। गांव में तो आप देखते ही हो खेती बाड़ी के काम महिलाएं करती हैं, पशुपालन का काम भी वही करती हैं। तो इस तरीके से वो प्राइमरी सेक्टर वाले कामों में ज़्यादा लगी रहती हैं। उसी तरीके से आप आंकड़े देखिए मैन्युफैक्चरिंग में उनका क्या है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री उसके आंकड़े हैं ये कि विनिर्माण में कार्यरत महिलाओं का 50% कपड़ा और चमड़ा उद्योग में है, वही 20% फूड एंड टबैको इंडस्ट्री में है। 50% महिलाएं, अगर मैन्युफैक्चरिंग में 100 महिलाएं हैं उनमें से 50% महिलाएं तो कपड़ा और चमड़ा उद्योग में ही है, और 20% लगभग फूड एंड टबैको इंडस्ट्री में है, बाकी बची और कहीं होंगी। छोटे छोटे डाटा ही तो इस्तेमाल करने हैं हमको, सारा थोड़ा सा का आप देख रहे हो। डाटा के थ्रू भी आप जो है मेंस के पॉइंटों को याद रख सकते हो। फ़ायदा तो है ना, एक दूसरे से लिंक है। और हमको तो इसका इस्तेमाल बस धनिया और गरम मसाले की तरह यूज करना है, बाकी आप इस्तेमाल इसका कितना बेहतर तरीके से करते हो। अब सर्विस सेक्टर में देख लीजिए महिलाएं कैसे हैं। 30% वर्क फोर्स इन IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 30% वर्क फोर्स जो महिलाएं हैं 30% है IT सेक्टर में। ठीक ठाक है रेशो इनका टर्सरी क्षेत्र में। चलिए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कि लेबर फोर्स में कितना पार्टिसिपेशन रेट है इनका। ILO का डाटा कह रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। देखो सोर्स जो है उसका नाम जब आप डालते हो, किसका डाटा इस्तेमाल कर रहे हो आप, किसके थ्रू ये बोल रहे हो, आप अपने जो तथ्य दोगे, जो फैक्ट दोगे और वहाँ पर ये फैक्ट और डाटा का इस्तेमाल करोगे तो आप उसकी प्रासंगिकता को बताते हुए, प्रमाणिकता को बताते हुए वो नाम तो दोगे ना कि ILO का डाटा है कि नीति आयोग का डाटा है, मॉस्पी का डाटा है, महुआ का डाटा है, किसका है। 30% लगभग 30.5% 2000 में, 21.1% 2019 में। प्री पैंडेमिक जो कोविड पैंडेमिक आया था उससे पहले 2019 में 21.1% था फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन। 18.6% हो गया 2020 में पोस्ट पैंडेमिक में। ये डाटा इस तरीके से आप रख सकते हो यार, ठीक है ना। चलिए, इंडिया की रैंक जो है महिलाओं के पार्टिसिपेशन के लेकर के वो 121 भी है 131 में, बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं है। इन मामलों में बहुत पिछड़ जाते हैं, ठीक है ना। वही मैंने देखो, जब ये सब इंडिया के डाटा हैं, अगर जो भी विदेश का डाटा है मैंने उसको कोष्टक में बंद किया है। जैसे साउथ कोरिया का है, साउथ कोरिया में क्या है ना 50% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है। जितनी वर्कफोर्स है कार्यबल है उसमें 50% तो महिला हैं। और हमारे यहाँ जनसंख्या तो 50% है, लेकिन उनका वर्कफोर्स में आप उनका पार्टिसिपेशन देख लीजिए कि कितना है। चलिए आइए, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखते टाइम कर दिया था कि भारत में जो 10,000 रुपये से कम कमाते हैं, भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इनकम उतनी ज़्यादा है नहीं है, तो 10,000 रुपये से भी कम कमाते हैं 82% पुरुष और 92% महिलाएं ऐसी हैं जो 10,000 रुपये से कम कमाती हैं, ठीक है ना। और ये किसने सर्वे किया था, अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, है ना। तो इसके भी आंकड़े देख लेते हैं। देखो लापता महिलाएं कितनी हो जाती हैं हमारे यहाँ, लापता महिलाएं कितनी हो रही हैं 1970 से लेकर के 2020 के बीच में कितनी हुई, 45.8 मिलियन, है ना। लगभग 4.5 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ महिलाएं लापता हो गई 50 साल के अंदर, ये डाटा कह रहा है। अपराध दर में वृद्धि हुई है कैसे, ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का डाटा है जो कह रहा है कि 30% 2021 में, है ना। और वही NCRB का डाटा कह रहा है कि 15.3% 2021 में अपराध दर में जितनी वृद्धि हुई है। वो कह रहा है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का डाटा है कि 30% वृद्धि हो गई है 2021 में।
लेकिन वही एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि 15.3% 2021 में। मानदंड होंगे इनके अपने अपने चेक करने के, ठीक है। घरेलू हिंसा में देख लेते हैं, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस में। डोमेस्टिक वायलेंस में डाटा जो कह रहा है मॉस्पी का, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने निकाला है कि महिलाओं के साथ जितनी हिंसा होती है उसके 32% केस, लगभग 1/3 क्राइम जो होते हैं वो पति या उनके रिश्तेदारों के द्वारा किए जाते हैं महिलाओं पर, ठीक है। और वो क्राइम किस टाइप के रहते हैं? फिजिकल है, सेक्सुअल है, इमोशनल वायलेंस है। अब आप कह रहे होगे सेक्सुअल भी कौन सा होता है भाई? अपनी घरेलू हिंसा कैसे नहीं होता, आपको पता ही है, मैरिटल रेप तक होते हैं। कर्नाटक रैंक, इस घरेलू हिंसा के अपराधों में कर्नाटक रैंक 1 पे है। मैंने देखा था यूपी की रैंक देख लूँ, लेकिन यूपी की रैंक होगी 7वीं 8वीं वही, इससे पीछे बहुत आगे और स्टेट थे, ठीक है ना। यूएन ने इसे हिडन पैंडेमिक का नाम दिया। जो घरेलू हिंसा है उसको यूएन ने क्या नाम दिया? हिडन पैंडेमिक का। आप देख रहे हो, अगर महिलाओं के ऊपर अगर निबंध भी आ जाता है तो आप इन सब डाटाओं का, अगर डाटा भी याद ना रही तो जो पॉइंट याद रहेंगे आपको, उनका इस्तेमाल बड़े अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, रेप भारत में 4th मोस्ट कॉमन क्राइम है, बड़ा ही चौथा ये कॉमन क्राइम है, चौथे नंबर का। 86 डेली रेप होते हैं इंडिया में, ये एनसीआरबी 2021 का डाटा कह रहा है, ठीक है ना, देख रहे हो। चलिए, अन्य आंकड़े देख लेते हैं इसी से संबंधित। सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, स्वयं सहायता समूह, भारत में 1.2 करोड़ हैं लगभग, और उसमें से भी जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें 88% तो वुमेन लेड हैं। और ये आर्थिक सर्वे 2022-23 का आंकड़ा है, आर्थिक सर्वे 2023 का, कि 88% वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। बाकी आप इससे देखोगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सब देखते हैं कि वो तो ग्रामीण विकास में कैसे हेल्प करी, महिलाओं की सशक्तिकरण में कैसे हेल्प करी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, वो बहुत सारे, फिर तो वो एनालिटिकल टाइप से हो जाते हैं ना क्वेश्चन हमारे। अब आप फैक्ट डाटा से कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बजाओगे और कैसे कॉन्सेप्टों को आप फैक्ट और डाटा से और बेहतर बनाओगे, ठीक है। महिला व्यवसायी 20% एमएसएमई की, एनएसएसओ का डाटा है ये, है ना। जो महिला व्यवसायी हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जितनी भी हैं उसका 20% तो महिलाएं चला रही हैं, ठीक है। अब पॉलिटिक्स में आ जाइए। राजनीति में अभी 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें आपने देखा कि हमारी 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई थी, लेकिन इस बार कम हो गई हैं, 74 महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं। और उनका परसेंट जो निचले सदन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 13.63% है, पहले कितना था? 14% से ऊपर था। हालांकि 4.41% था 1952 में, जब पहली हमारी लोकसभा थी 1952 की, तब से लेकर के अब तक इनका पार्टिसिपेशन रेट कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है। अगर नारी शक्ति वंदन एक्ट लागू हो जाएगा तो वो 33% सीधा छलांग मार करके फास्ट ट्रैक तौर पर इतना रिजर्वेशन महिलाओं का पार्टिसिपेशन निचले सदन में और विधानसभाओं में राज्यों की वहाँ हो जाएगा। तो ये डाटा है। वोटिंग परसेंटेज अधिक है, आप देखोगे कि 18वीं लोकसभा में आपने देखा होगा महिलाओं ने वोट ज़्यादा किया है, उसके बावजूद उनका प्रतिनिधित्व कितना है पार्लियामेंट में, लोकसभा में कितना है? 13.63%, ठीक है। लेकिन अगर विश्व का औसत वहीं देखें तो 25% लगभग। यूएसए में 24% महिलाएं, साउथ अफ्रीका में 43%, यूके में 32%, रवांडा में 63%, ठीक है ना। अब नारी शक्ति वंदन एक्ट को आने का कितना इंपॉर्टेंस था कि इन ऐसे कंट्री जो हैं ये इनको हम टेक ओवर कर देंगे, और जो विश्व औसत है 25% पार्टिसिपेशन का महिलाओं का पॉलिटिक्स में, उसको भी टेक ओवर कर देंगे, क्योंकि हमारा हो जाएगा 33%। इसलिए नारी शक्ति वंदन एक्ट लागू होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, उसमें क्या बताया, और इसका इस्तेमाल बहुत होता है, आपने देखा भी होगा कहीं ऐसे वगैरह में लिखते हुए या जीएस के पेपरों में, कि उसमें बोलते हैं कि अगर लैंगिक समानता भारत की जीडीपी में 27% वृद्धि कर सकती है। मतलब महिलाओं की जो भागीदारी है वर्क फोर्स में अगर बढ़ा दी जाए, इसको अगर हम लैंगिक पैरिटी के रूप में ले आए, ये आईएमएफ का आंकड़ा है। आईएमएफ कहता है कि अगर भारत ने ऐसा कर लिया तो वो अपनी जीडीपी में 27% की वृद्धि कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आर्थिक भेदभाव देख लेते हैं। लगभग 14% महिलाएं भूमि की मालिक हैं, लगभग। फिर 86% कौन है? फिर तो पुरुष ही होंगे, ये भेदभाव है। एग्रीकल्चर में तुम्हारी 88% महिलाएं लगभग एक्टिव थी, काम कर रही थी,
उसके बाद जो मालिक कौन है उसकी भूमिका, महिलाएं मालिक सिर्फ 14% है, ठीक। और ये आंकड़ा किसका है आपका, एग्री सेंसस 2015 और 16 का, ठीक है। अनपेड वर्क महिलाएं वैसे भी करती हैं, डेली का वो 5.5 घंटे कम से कम देती हैं और पुरुष देता है 40 से 45 मिनट बस अनपेड वर्क पे। फैमिली में महिलाएं अनपेड वर्क करती हैं लगभग 66%, ये आंकड़ा है। चलिए व्यवसाय में आ जाते हैं। वुमेन लैंड स्टार्टअप है 8%, 2014 में 13%, 2019 में हो गया। ये नासकॉम का डाटा है, ठीक है। स्टार्टअप में भी ज़्यादा नहीं है, ये 13% आंकड़ा कोई ज़्यादा बड़ा है। शिक्षा के अकॉर्डिंग देखें तो साक्षरता दर 65.46%, 2011 के सेंसस का आंकड़ा। ये शहरीकरण बीच में आ गया, बीच में नहीं आ गया, सही आ गया। शहरीकरण के आंकड़े आप देख लीजिए इस तरीके से, भारत में 31.6%, 38.6% अनुमानित है 2036 तक। विश्व का देखोगे तो 55% है प्रेजेंट में, और अनुमानित है 2050 तक 68% पॉपुलेशन विश्व की शहरों में रह रही होगी। अब शहरीकरण आप देखोगे आजकल हीट आइलैंड बने हुए हैं, गर्मी लगातार बढ़ रही है, सीवेज की समस्या आ जाएगी, पानी की समस्या आ रही है। दिल्ली जैसे शहरों में देख लो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी की दिक्कत हो रखी है बहुत ज़्यादा, और गर्मी बहुत बढ़ रखी है। तो शहरीकरण की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आंकड़े आपको क्या बता रहे हो, तो एनालिटिकल बना देते हैं ना आपको कि इतनी पॉपुलेशन है, आगे इतनी पॉपुलेशन होने वाली है, तो कैसे आप स्मार्ट सिटी मिशन को कैसे लागू करो, कितना प्रभावी उनको बनाना चाहिए। सर्वाधिक दिल्ली और चंडीगढ़ में इतनी पॉपुलेशन है 97.5% शहरीकरण के रूप में, और लोएस्ट है एचपी में 10%। अगर राज्य के हिसाब से देखो तो गोवा में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है, 60% से ऊपर है लगभग। और ये डाटा किसका था, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2021 का, ठीक है। अब शहर है तो शहर में स्लम भी होगा, स्लम होगा, बेघर भी होंगे। स्लम की जनसंख्या जो है 5.41% है 2011 के सेंसस के अनुसार, पूरे इंडिया की लगभग स्लम में जो रहती है। और जिनके पास घर नहीं है अपने, होमलेस हैं जो 1.77 मिलियन, ये भी आंकड़ा 2011 के सेंसस का, लगभग 18 लाख लोग बेघर रहते हैं सर, ठीक है। अब देखिए, एक हमने खत्म कर दिया वुमेन वाला। अब हाशिए पर पड़े वर्ग। हाशिए पर सोसाइटी में कौन कौन से वर्ग पड़े होते हैं आपको पता है, वृद्ध लोग हैं, दिव्यांग हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसजेंडर हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं। आप भी अगर सिविल सर्वेंट बनोगे, चाहे IAS, IAPS, SDM, DM, DSP, तो काम किसके लिए करते हो आप, समाज में जो जिनको न्याय नहीं मिलता, जिनके साथ अन्याय होता है, उनको न्याय दिलाने का काम करते हो। गवर्नमेंट की भी जितनी योजनाएं हैं, हमारा देश कल्याणकारी है ना, कल्याणकारी राज्य है हमारा। और कल्याणकारी राज्य की जो सरकारी योजना है, लाभार्थी ज़्यादातर कौन सा होता है, हाशिए पर खड़ा हुआ वर्ग होता है, तो उसका डाटा आपको पता होना चाहिए कि नहीं। तो ये 5 बता दिए मैंने। ये बीच में लेते टाइम थोड़ा सा आगे बीच में आ गया था, हालांकि छठा आपके बच्चे हो गए ये इस टाइप से, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो ये मैंने बिल्कुल करंट का डाटा ले लिया। हालांकि मैं जो पेपर पढ़ करके आपको कुछ आर्टिकल्स डालता था टेलीग्राम पे, मैं डेली डालता रहता हूँ, बीच में एक आध दिन कभी कभी मिस हो जाता है। तो ये मैंने आपको भारत की वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023 को मैंने वहाँ डाला हुआ था, आप उसमें देख लेते, उसी में से मैंने डाटा यहाँ उठाया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो रिपोर्ट आई थी, भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023, वो क्या कह रही थी, अभी 2022 में भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 10.5% अभी वृद्ध लोग हैं, लेकिन 2050 तक अनुमानित ये है कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का 20%, लगभग 21% मान लो, 20.8% वृद्ध लोग हो जाएंगे। अब आप इन डाटा से ये इस्तेमाल कर सकते हो कैसे हमारी गवर्नमेंट को आगे विजन तय करना है अपना, कि जब वृद्ध लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी कैसे उठानी होगी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा। अब जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, दूसरा व्यक्तिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पूंजीवाद बढ़ने के साथ साथ बड़े बूढ़ों के साथ कोई बैठता भी उठता भी नहीं है, तो बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं, बातचीत नहीं करते उनसे, तो फिर अलगाव वाली कंडीशन आ जाती है ना। तो ये सब दिक्कतें होती हैं जब हम डाटा देख रहे होते हैं, तो हमें उसके पीछे के बैकग्राउंड पे भी दिमाग लगता है फिर कि क्या आगे आने वाली समस्या हैं। डाटा तो यही काम करता है ना। अच्छा, वृद्धों में लिंगानुपात देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें लिंगानुपात कितना है, 1065 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये दिखाई देगा आपको कि इकोनॉमी पे कंट्रोल है पुरुषों का। इकोनॉमी पे कंट्रोल किसका है, पुरुषों का। अब वो तो जल्दी निकल गए, महिलाएं विधवाएं हैं ज़्यादातर, 1065 महिलाएं बुजुर्ग हैं। अब उनका फाइनेंस पे कंट्रोल होता नहीं है, तो उनकी तो आएगी, दिक्कत भी आएगी। वृद्धाश्रम आने वाले समय पे आप देखोगे ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएंगे, प्राइवेट लोग भी खोलेंगे, सरकार भी उनके ध्यान को देना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन डबल हो जानी है आने वाले कुछ 25 सालों के अंदर।
ठीक है, इसी वर्ड को बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। कि आयु जो है वृद्ध वालों की, उनका जो है महिलाकरण हो जाना। 1971 में 978 वुमेन थी, आज की डेट में 1065 वुमेन है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी महिलाओं की ज़्यादा है पुरुषों के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा जीती हैं लंबा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको आपको जो डाटा दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, दिव्यांग में आ जाइए अब, है ना, डिसेबल्ड पर्सनस लगभग हमारे देश में 2.6 करोड़ है, जिसमें से मेल हैं आपके 1.5 करोड़ और 1.18 करोड़ फीमेल हैं। 69% दिव्यांग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये सब आंकड़े आप अगर थोड़ा सा और एनालिटिकल हो जाओ इन आंकड़ों पे, सिर्फ आंकड़े यहाँ समझ करके इनको कुछ और ध्यान से दो कि डिसेबल लोगों में मेल क्यों ज़्यादा हैं और महिलाएं क्यों कम हैं। क्योंकि महिलाएं गांव में रहती हैं, प्रवास के दौरान फैक्ट्रियों में काम करने मेल आते हैं, तो वो उनका जो दिव्यांगपना, एक तो नेचुरली जेनेटिकली आप दिव्यांग होकर के आए हो, है ना, कुछ है कि फैक्ट्री वगैरह खदान वगैरह में काम करते हुए आप दिव्यांग हो जाते हो, आपके अंग छत विच्छत हो जाते हैं, तो इसलिए आप पुरुषों की संख्या को ज़्यादा देखोगे, है ना। 69% दिव्यांग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब गांव के लोग ही तो शहरों में काम करने आते हैं। आरक्षण देखिए कि दिव्यांगों को आरक्षण कैसे दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब में 4%, पहले 3% था, बढ़ा दिया गया उसको। हायर एजुकेशन में 5% कर दिया गया, जो पहले 3% था। ये 2016 में किया गया था, एक एक्ट आया था इनका, उससे संबंधित। ट्रांसजेंडर को देखिए 4.48 लाख संख्या है इनकी 2011 सेंसस के अनुसार। अनुसूचित जाति में आप और आंकड़े देख सकते हो 2-4, इनकी पॉपुलेशन देख लीजिए 2011 सेंसस के अनुसार 16.6% है। इनका लिटरेसी रेट देख लीजिए 66% है, जबकि इंडिया का टोटल अगर देखें 73% है, तो इंडिया के एवरेज से भी कम है एससी में लिटरेसी रेट। वही अनुसूचित जाति में भी लिटरेसी रेट 59% है, जबकि आपका 73% है इंडिया का एवरेज, उससे भी कम है। गरीबी उच्चतम किस में मिलेगी? सबसे ज़्यादा गरीबी है 50.6% एसटी में, अनुसूचित जनजाति। 33.3% एससी में मिलेगी, 27.2% ओबीसी में मिलेगी। तो यही तो है हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन, जिस पे काम करना जरूरी है। जब तो देश तरक्की करेगा, तभी तो 2047 तक विकसित बन पाएगा। ये आंकड़े और क्या बता रहे हैं हमको कि हमें काम कहाँ करना है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके थ्रू ये आंकड़े दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। और ऊपर मैंने शायद कुछ छोड़ दिया था क्या? कुछ नहीं छोड़ा, शहरीकरण आ गया था, ये भी आ गया। भारत में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित आंकड़े बताने थे, उससे पहले मेरे को छठा पॉइंट उठा लेना है, मार्जिनल बच्चे। लापता बच्चे हैं, एक बच्चा पर 8 मिनट में मिस हो जाता है। बाल श्रम में आप देख लीजिए 33 मिलियन 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे लगे हुए हैं। सेंसस है ये 2011 का आंकड़ा का। और 5 से 14 वर्ष तक के बच्चे देखोगे तो लगभग 10 मिलियन बच्चे आपके बाल श्रम में लगे हुए हैं। इसका भी आंकड़ा मैंने टेलीग्राम पे पहले डाल रखा था, एक एडिटोरियल से पढ़ करके। बच्चों के प्रति अपराध, एनसीआरबी का डाटा देख सकते हो। पॉस्को केस, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल से बाहर हैं, वो लगभग 9.5 लाख, मतलब 9.3 लाख एलिमेंट्री लेवल पर। सबसे अधिक यूपी में मिलेंगे वो भी, है ना, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। तस्करी, भिखारी, यही गैंग, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति वाले में लगभग लाख। तो इस तरीके से आप डाटा इस्तेमाल कर सकते हो। ये भारत में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित डाटा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। परसेंट ऑफ जीडीपी 2.1% जीडीपी इन फाइनेंस ईयर 2023। और डाटा किसका है? आर्थिक सर्वे 2023 का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, लक्ष्य क्या है? 2.5% जीडीपी का 2.5% है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का, कि 2.5% कम से कम जीडीपी का खर्च किया जाए किस पे? हेल्थ पर। जबकि वर्ल्ड एवरेज देखोगे उससे आपका काफ़ी कम है, 6% है वर्ल्ड एवरेज। यूएसए तो अपनी जीडीपी का 16.9% खर्च करता है भाई। अच्छा, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जबकि कहते हैं कि हमारा देश कल्याणकारी राज्य और पूंजीवादी राज्य, उसके बाद भी वो देखो हेल्थ पर कितना खर्च कर रहा है। अब डेथ्स के रूप में देख लो, गैर संचारी होते हैं, एनसीडी, नॉन कम्युनिकल डिजीज, 66% मृत्यु होती है। WHO का डाटा है इंडिया में गैर संचारी रोगों से होने वाली डेथ। अच्छा, डॉक्टर उपलब्धता देख लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर डॉक्टर उपलब्धता क्या है कि 11% डॉक्टर कार्यरत हैं पब्लिक सेक्टर में, मतलब सरकारी अस्पताल वाले में। और जबकि जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं भारत में, वो उसकी 70% लगभग कहाँ से फुलफिल हो रही है? प्राइवेट सेक्टर द्वारा। तो सरकारी अस्पताल उतने है ही नहीं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि प्राइवेट में ही भागना पड़ता है फिर इंसान को। तो 70% स्वास्थ्य सेवा कहाँ हो रही है? प्राइवेट सेक्टर में। आयुष्मान भारत कवरेज, 22 करोड़ लाभार्थी हैं इससे।
मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? वैक्सीन से संबंधित था। तो इसमें 43.6 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई और 11 लाख गर्भवती महिलाओं को लगाई गई। ये कुछ डाटा है। हालांकि जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगा उस पर ध्यान मत देना, बहुत सारे ऐसे हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको याद भी करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात देखा जाता है। WHO कहता है कि नॉर्मली 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में 1000 पेशेंट पर 0.74 पेशेंट हैं, मतलब डॉक्टर हैं, पूरा एक है नहीं। कतर में देखो तो सबसे ज़्यादा है, 1000 पेशेंट पर 7.7 डॉक्टर हैं लगभग। चीन में ये डाटा थोड़ा छिप गया है और ये है 1.5, है ना, 1000 पर। तो ये तुम्हारा स्वास्थ्य का था। और भी हैं, अब मैं इसको ले नहीं पाया, क्या आ गया ये आ गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का डाटा आप देख सकते हो, लक्ष्य जीवन प्रत्याशा IMR 23 पोस्ट। मैंने इसको जो है आपको PDF में दे दिया है, आप PDF देख लें। और ये इम्पोर्टेंट डाटा है काफ़ी इस तरीके से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 26 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। और आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है आपका, डिजीज बर्डन है, API है। API कोविड के समय में बड़ा ही चर्चित था। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है जो वैक्सीन वगैरह और दवा वगैरह बनाने के काम आता है ना, कच्चा पदार्थ है ये, और उसका भी 70 से 80% हम चाइना से आयात करते हैं। रोगी बेड अनुपात बताना है कि कितने पेशेंट पे कितने बेड होने चाहिए और कितने हैं। WHO की नॉर्म कहती है कि न्यूनतम 3 बेड होने चाहिए 1000 पेशेंट पर, और अपने यहाँ पब्लिक हॉस्पिटल में तो 0.5 बेड ही है 1000 पेशेंट पे, और पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला दिया है तो 1.4 बेड है 1000 पे, है ना। चिकित्सीय उपकरण, मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी हैं, हम जब भी तो मेक इन इंडिया चलाया था कि अपने यहाँ बनाओ भाई, लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सीय मेडिकल उपकरण जितने भी हैं 70 से 80% हम आयात करते हैं। जब हम क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे या ऐसे वगैरह भी लिखेंगे तो वहाँ इन फैक्ट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बीमा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, आज बीमारी बहुत लगातार बढ़ती जा रही है लगातार, और गरीब फैमिली जो होती है, मिडिल क्लास फैमिली, इवन मिडिल क्लास फैमिली तक, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, आपका दिवालिया निकल जाएगा। इतना पैसा लगता है प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए। तो अब बीमा पेनिट्रेशन ही देख लीजिए, बीमा पेनिट्रेशन कितना है हमारा, 2.7% है 2000 में, और 2020 में 4.2%। तो पॉपुलेशन जागरूक है नहीं है, अब बीमार पड़ जाती है तो सारा का सारा पैसा फिर डॉक्टर को देके चले जाते हैं। तो ये ऐसे आंकड़े इस्तेमाल होते हैं जब हम डालते हैं कि समाधान क्या होगा, आगे का प्रयास क्या होगा, वहाँ हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था। बाकी वो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, जैसे ये सोशल जस्टिस से संबंधित है, फिर इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट रिलेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सब का डाटा मैं आपको दूंगा, जिनका इस्तेमाल आप GS के पेपरों में बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ज़्यादा अब बातचीत नहीं करेंगे, वैसे भी हमारा ऑलरेडी वीडियो 28 मिनट का हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आगे वीडियो उन सब पे लेके आऊँगा, बताना ज़रूर मुझे, ठीक है ना, कि हाँ ऐसी वीडियो कंटिन्यू आनी चाहिए। आप ये कमेंट में मुझे बताना कि ये वीडियो ठीक लगी आपको या नहीं लगी। ऐसी वीडियो में आगे इस कंटेंट को कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, GS के सारे पॉइंट, सिलेबस के जितने भी हैं उन पॉइंटों पे ये डाटा लेके आऊँ या नहीं आऊँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच।